स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल योने क्लासेस में। और आज हम करेंगे एचटेट की अपनी जो तैयारी कर रहे थे उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो इसकी ये थर्ड सीरीज है। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर वो मैं करवा रही हूँ सोल्व, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका इस सीरीज में। तो अगर प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा 130 वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है 91 से लेकर 150 तक के आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 नंबर जो है आपके एसएसटी पोर्शन से आपको मिल जाएंगे और बाकी में आप सभी को मेहनत करनी है। अब देखो यहाँ पर है हमारा जो, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आपका अगर आपको क्रैक करना है अगर सही तौर पर एचटेट अपना, तो सीटेट से थोड़ा हाई लेवल का होता है आपका एचटेट। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके जो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर आपके जो DSSB के टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं। तो उसके जो टॉपिक्स हैं मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे उस प्लेलिस्ट की, जाकर चेक कर लेना। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है एचटेट के लिए अलग से बनाया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर ना भी पहुंच पाए तो वहां पर आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम था। तो आपको पता होगा जो नेपाल है उसमें संवैधानिक यानी कि संविधान कायम करने के लिए बहुत सारे आंदोलन वगैरह चले थे। तो इन्होंने पूछा कि 2000 जो वर्ष था उसमें जो नेपाल में जो लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलन है वो जो चला था, वो जो है उसमें मेन जो भूमिका एक राजनीतिक गठबंधन ने निभाई थी, उस गठबंधन का नाम बताना है। तो यहाँ पर उस गठबंधन का जो नाम है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7 पार्टी अलायंस। तो यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर नहीं बताती हूँ, साथ ही आंसर को उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कवर करवा देती हूँ। तो ये जो 7 पार्टी अलायंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पर नेपाल में 2006 में नेपाल में निरंकुश शासन था किसका, राजा का। तो उसी का विरोध करने के लिए, लोकतंत्र कायम करने के लिए 7 पार्टी अलायंस जो है वो गठबंधन बना था। और इस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी, नेपाली कांग्रेस थी, इसके साथ साथ नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी वो भी शामिल थी इसमें, नेपाल श्रमिक और किसान पार्टी भी थी इसमें, इसके साथ साथ जो इसमें पीपल्स पार्टी वो भी इसके अंदर थी। तो और भी इस तरीके की काफी पार्टीज थी। ठीक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर मैंने बता दिया। अगला देखो, अगला है यहाँ पर आप कहा मोस्टली जो एक और चीज़ बता दूं कि एस्टेट में आपको एक और चीज़ क्या कवर करनी है। एक ये कवर करना है कि जितने भी आपकी पुस्तकें हैं, यानी कि जो भी लिखी गई है किसी की याद में या फिर किसी ने लिखवाई है, तो वो जो है उसके लेखक पूछे जा रहे हैं। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, जो मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाए, तो मुझे बता देना। आप सभी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही होगा, और लाइक शेयर तो करना बनता है ना। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछे गए हैं यहाँ पर हमसे। तो पहला हरिसेन, दूसरा यहाँ पर कलहन, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा कालिदास। तो इसका आपका जो है प्रयाग प्रशस्ति किसकी याद में लिखवाई गई, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ये बता दूं, ये जो है समुद्रगुप्त जो है उनकी याद में लिखवाई गई थी। ध्यान रखना है आपको, समुद्रगुप्त याद नहीं कहेंगे, इनके जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने अपनी प्रशंसा करवाने के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि याद में नहीं लिखवाई गई थी, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। पहले टाइम पर राजा ये मानते थे कि अपनी प्रशंसा करवाने के लिए उन्हें एक जो है पुस्तक वगैरह लिखवानी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, किसने लिखी थी, हरिशय ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुलक की गणना कीजिए, यानी कि कैलकुलेट करना है हमें मोड। अब आप सोचेंगे मोड कहाँ से आ गया, मीडियन मोड जो होता है वो तो आपका मैथ्स का टॉपिक है। तो मैथ्स तो आपकी एस्टेट के इसमें आएगी, पर वो सेपरेट आएगी, पर यहाँ पर कैसे आ गया। तो ध्यान दो, आपका जो क्लास 11th है एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 11th होती है, उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपकी एक जो बुक है पूरी पूरी मीन मोडियन पर ही लगी हुई है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो मीन मोड ये सारी चीजें सीख लो आप। अब यहाँ पर देखो, तो इकोनॉमिक्स करनी है तो 11th 12th की करनी पड़ेगी आपको। अब मोस्टली आपकी 11th की पूछे जा रही है इसमें। तो यहाँ पर जो मोड है ये कौन सा होगा, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है अपना, और इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है। पर मैंने यहाँ पर देख लिया कि ज्यादा बार 9 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शाहजहां की माता थी, तो शाहजहां की माता कौन थी। तो ये आपका जो है, आपको ध्यान रखना है, जो 5वें मुगल जो थे शाहजहां, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, 1592 में हुआ था। और उनकी जो माता थी वो कौन थी, उनकी माता का नाम था, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके, उनकी माता का नाम ये राठौर राजकुमारी था। ठीक है, ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो अगर इनकी माता की बात की जाए तो उनका नाम अगर देखा जाए तो जगत गोसाई था। ठीक है, जगत गोसाई।
पर उन्हें क्या है, किस नाम से, किस परिवार से संबंधित थी, वो राठौर परिवार से संबंधित थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मारवाड़ के राठौर नाम से संबंधित थी, तो इसलिए उनको राठौर की राजकुमारी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला है यहाँ पर टाइफून। जो ये टाइफून ही पूछा जाता, DT+ में भी पूछा जाता और यहाँ पर पूछा गया। तो टाइफून का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट होगा, यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वो इसका क्या उत्पत्ति स्थल है। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और टाइफून क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें जो चक्रवात आते हैं, तो चक्रवात जो होते हैं वो हर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो चीन का जो सागर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है चीन सागर के क्षेत्र में आता है तो उसे टाइफून कहा जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 135 वाला जो है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो देखो लेखक आपको दिखेंगे, मोस्टली लेखक पूछे गए हैं कि ये किसने लिखा है, इस तरीके से। तो हर्षचरित्र जो है उसके लेखक कौन से हैं, पहला कालिदास, दूसरा हरिशेन, तीसरा बाणभट्ट और चौथा रवि कृति। तो आपको एस्टेट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ये फायदा होगा कि मोस्टली आपके जो टॉपिक रिपीट होते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते जाएंगे। तो देखो हर्षचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो आपका लिखा गया है यहाँ पर, ये जो थर्ड है यानी कि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है। और किनको, हर्षचरित्र जो है वो किसके ऊपर लिखा गया है, हर्षवर्धन के जो राजकवि बाणभट्ट ने लिखा है और हर्षवर्धन के लिए लिखा गया था। ये ध्यान रखना, इनकी तारीफ में लिखा गया था, इनके जो भी राज के जो भी काम वगैरह थे उनके बारे में लिखा गया था। तो किसके बारे में लिखा गया, हर्षवर्धन के बारे में। किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें पूछा गया है हमसे कि एक आयताकार जो अति प्रबल्य मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है। तो ये जो मांग की कीमत लोच है भी पूछी जा रही है बार बार। तो इसका जो मूल्य होता है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यानी कि ई बड़ा होगा और फिर 1, ठीक है। ये इसमें जो मांग वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, ज्यादा ढाल वाला नहीं होता है, ठीक है, और चपटा होता है, ध्यान रखना है, इसकी विशेषता है। और अगर आप ये चाहते हो मांग वक्र के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, सेपरेट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक अलग से वीडियो बनाई जाए, तो आप सभी बता देना मुझे। आगे देखो अगला है यहाँ पर हमारा टॉपिक नहीं क्वेश्चन है, सॉरी। रजिया पुत्री थी, तो जो रजिया जो थी वो किसकी पुत्री थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थी उनका नाम था, इनके जो पिता है उनका नाम, तो रजिया इनकी पुत्री थी, ध्यान रखना। आगे देखो बूढ़ स्थलाकृति एक विशेषता है, तो जो बूढ़ जो स्थलाकृति है वो किस चीज की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपके ऊपरी एवं जो मध्य गंगा मैदान है वहां पर जो भी होते हैं वहां पर निर्माण होता है, बूढ़ जो स्थलाकृति है इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता, इन मैदानों की विशेषता है बूढ़ स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, पूछा गया है कि भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है। तो जनघनत्व कितना है भारत में, जो उच्चतम और न्यूनतम रहा है। तो 2011 में जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, सॉरी। तो जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उच्चतम की बात की जाए तो दिल्ली में जो NCR है उसमें क्या थी, 11,000, अगर देखा जाए 11,297, ठीक है। और जो न्यूनतम है उस वो कितनी थी उस टाइम पर, अरुणाचल प्रदेश की 17 थी। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 वाला है हमारा, किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो जो किताब उल हिंद है उसके लेखक कौन से हैं, उसके जो लेखक हैं आपको ध्यान रखना है। पहली बात जो ये किताब उल हिंद है ये अरबी जो भाषा है उसमें लिखी गई है, ठीक है, ये इसकी होगी, ठीक है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये ठीक होगा, अल बिरूनी जो है इसके लेखक थे। तो ये हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 141 वाला है और पूछा गया है H.H. गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है। तो H.H. गोसेन का जो द्वितीय नियम है वो है समसीमांत उपयोगिता नियम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख, आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी हमें अभिलेख के द्वारा, जो मोहरी वगैरह है उसके द्वारा ही पता चलती है। तो अगर इसे आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में ज्यादा चीजें कवर करनी है तो वैसे तो NCERT बुक से ही हो जाएगी आपकी कवर, वैसे आपका जो क्लास 12 का चैप्टर 2 है वहां से हो जाएगी NCERT का, उसमें भी दे रखा है काफी सारी चीजें। तो अशोक का अगर अधिकतर अभिलेख की बात की जाए तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया ये पूछा गया है यहाँ पर हमसे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राकृत में लिखा गया है। तो फर्स्ट सॉरी जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है IMF ने कार्य करना कब प्रारंभ किया। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने अपना काम शुरू करना कब प्रारंभ किया। तो 1 मार्च 1947 में इसने स्टार्ट किया था औपचारिक तौर पर, तो इसलिए आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1947 दे रखा है ना, 1 मार्च 1947। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर हम सभी के सामने अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक है। तो अधिकारों के पीछे अगर प्रभावशाली घटक की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है धार्मिक परंपराएं, दूसरा राजनीतिक दलों के विश्वास, तीसरा समाज से स्वीकृति और चौथा भावुक दावे। तो देखो जो अधिकार है उसके पीछे अगर सबसे ज्यादा पावरफुल जो फैक्टर की बात की जाए तो वो है हमारा समाज से स्वीकृति। अगर उनको नहीं प्राप्त होगी तो फिर कैसे अधिकार नहीं रहेंगे, आपको पता है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये मिलान किए गए हैं, इसमें से इनकरेक्ट वाला हमें बताना है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी कि जो काकर अपार है वो कहाँ पर होता है, ये जो होती है काकर अपार, ये जो है नदी घाटी परियोजना है। और ये कौन सी नदी के लिए की गई है, गुजरात में जो सूरत है, ठीक है, उसके अंदर जो ताप्ती नदी है उसके लिए जो ये परियोजना ये शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसलिए यही ठीक कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, और एक एडवाइस आप सभी को देना चाहती हूँ, एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपकी जो मार्किंग स्कीम नहीं सॉरी, जो आपका जो आंसर लिखने के लिए भी नहीं होता है, जो आंसर मार्क करने के लिए आपको शीट दी जाती है, साथ साथ में आंसर मार्क करते हुए चलिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। और ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है आपका एस्टेट का, पर सीटेट का तो ऑनलाइन है। सीटेट की भी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 146 वाला है, श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है। तो श्रम का जो लैंगिक विभाजन किया जाता है, यानी कि श्रम जो है, जो काम जो है वो क्या है, लैंगिक रूप से पुरुष और स्त्री में क्या है, उनको देखकर बांटा जाता है। यानी कि जो पुरुष ने ये माना जाता है वो बहुत ताकतवर होते हैं तो उन्हें ताकत वाले काम देने चाहिए, और स्त्रियों को जो है थोड़े हल्के फुल्के काम देने चाहिए। तो ये जो चीज की जाती है वो उसका मूल आधार क्या है, यानी कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। पहला जैविक बनावट, दूसरा राजनीतिक परंपराएं, तीसरा रूढ़िवादी छवियां और चौथा अनिश्चित सामाजिक भूमिकाएं। तो ये रूढ़िवादी छवियां हैं, यानी कि रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो बहुत पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, वो रूढ़ हो चुकी है। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ ये कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं आपसे कि आपको कितना आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है हमारा, मैचिंग दे दी गई है, इस साइड हमें वन के नाम दिए गए हैं और इस साइड प्रदेश दिए गए हैं जहां पर पाए जाते हैं। तो मैग्रोव जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है, वो आपका गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा वहां पर पाया जाता है। तो सेकंड हो गया अपना ऑप्शन करेक्ट। तो सेकंड तो फर्स्ट में सब में दे रखा है, ठीक है, तो अब हमें सेकंड वाला भी चेक करना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है ये वन, वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी जो घाटी होती है, पश्चिमी जो घाट होता है वहां पाए जाते हैं। तो ये इसका ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड का फोर्थ कहाँ पर दे रखा है। तो ये जो दो ऑप्शन है इनमें दे रखा है और ऊपर के दो ऑप्शन कट हो गए हमारे। तीसरा देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जो है जो कोरन मंडल तट है वहां पाए जाते हैं। तो इसलिए देखो कहाँ पर है, ये आपका ये रहा। तो इसलिए आपका ये इसका फर्स्ट यानी कि थर्ड में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको उष्णकटिबंधीय जितने भी ये वन वगैरह हैं ये सारे के सारे इनके स्थल जो है वो याद रखने, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक में ही मिलते हैं, मतलब इंटरनेट पे सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, पर आपको एनसीईआरटी जो बुक करोगे तो बहुत हेल्प रहेगी उससे आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है हमें कि भारत में राजनीतिक दल जो होते हैं उनको मान्यता प्रदान करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कुछ आपको टफ लगेंगे, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर करोगे तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो जो राजनीतिक जो दल होते हैं यानी कि जो पार्टीज होती हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है। ऐसा तो नहीं है हर कोई अपनी एक पार्टी बनाकर खड़ा हो जाएगा, नहीं। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मान्यता जो है प्राप्त करनी होती है, और उन्हें मान्यता कौन प्राप्त करवाता है, चुनाव आयोग करता है। ये सारा काम चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग के जो कार्य है वो ध्यान रख लेना अपना। तो चुनाव आयोग को चुनाव करवाना हो गया, चुनाव के लिए जो पार्टीज है उन्हें मान्यता देना होगा, चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो भी इसी के अंदर आता है। तो इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है यहाँ पर 149 वाला, पूछा गया एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है। तो क्या होती है सीमांत उपयोगिता।
पहली बात, उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन वो होता है जब अगर किसी उपभोक्ता को, ठीक है, कोई भी, जैसे मैं हूँ, आप हो, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता है और वो हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, तो उस टाइम पर उपभोक्ता संतुलित होता है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन होता है। ठीक है? अब ये जो सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कोई भी वस्तु एक निश्चित मात्रा में उपयोग के लिए उपभोक्ता को प्राप्त होती है, उसको कहा जाता है समान सीमांत उपयोगिता। तो इसलिए आपका ये समान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? समान समान उपयोगिता जो मिलती है, यानी कि जितनी चाहिए हमें उतनी वस्तु मिल रही है, सीमांत उपयोगिता होगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, समान। अगला क्वेश्चन देखो। अगला यहाँ पर दिया गया है, मणिकर्ण, जो मणिकर्ण यानी कि हिमाचल प्रदेश साइड में लिखा गया है, जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो भूतापीय ऊर्जा है उसके लिए जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये करेक्ट हो गया हमारे यहाँ पर। और इसी के साथ 2019 का आपका जो ये क्वेश्चन पेपर था एस्टेट का, यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। प्रीवियस वीडियो जो है आपकी 2 हैं, उन्हें देख लेना, नहीं देखी है लाइक कर दो हमारे जो ये वीडियो है इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। और साथ ही साथ आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी, क्या कमी है, कहाँ पर क्या सुधार करना है, या फिर आपको किस चीज़ की नीड है। तो आप सभी कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो कमेंट किया करो। ठीक है? थैंक यू सो मच।